आज का जो विषय है निजीकरण के विरोध में विद्रोह ना होने का सबसे बड़ी वजह ब्राह्मण बनिया मीडिया। और उसके साथ जुड़ा हुआ है निजीकरण से संवैधानिक अधिकारों की समाप्ति और ब्राह्मण बनिया मीडिया की भूमिका। तो ये जो विषय है, इन विषय के संदर्भ में लाइव आने का हुआ है। पहले तो आपको ये जानकारी मालूम हो गई होगी, पिछले 2 दिन से लगातार अखबारों में चल रहा है 151 जगह रेलवे का प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। उससे पहले 18 जून को 41 कोयला खदानों का प्राइवेटाइजेशन हुआ। उससे पहले सीतारमण जी ने कहा 6 एयरपोर्टों का प्राइवेटाइजेशन होगा, LIC का प्राइवेटाइजेशन होगा, 5 ऑयल कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन होगा। लगातार निजीकरण का दौर चल रहा है। इसका बैकग्राउंड जानना जरूरी है। सबसे पहले तो सरकारी जो संस्थाएं है, पब्लिक अंडरटेकिंग जो संस्थाएं है, उनका निर्माण होता है जनता के टैक्स के पैसे से। सरकारी संस्थाओं का जो विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, ये आप लोगों के टैक्स के पैसे से हुआ। और वो सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थाएं नेशनल वेल्थ माना गया, राष्ट्रीय संपत्ति माना गया। उस राष्ट्रीय संपत्ति का निजीकरण हो रहा है, अर्थात प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेट कंपनियों के हाथों बेचा जा रहा है। जिस तरह अगर आप राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हो तो आप राष्ट्रीय स्तर का अपराध कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो। तो आप राष्ट्रीय संपत्ति बेच रहे हो, तो ये राष्ट्रीय स्तर का गुनाह है, राष्ट्रीय स्तर का अपराध है और राष्ट्र के साथ धोखेबाजी है। ये भी कहा जा सकता है कि जनता के साथ धोखेबाजी है। प्रजातंत्र में प्रजा के विरोध में सरकारों द्वारा अगर कानून बनाते हैं तो ये प्रजा के साथ विश्वासघात है, जनता के साथ विश्वासघात है। लेकिन इस विश्वासघात को और इस धोखेबाजी को छुपाने के लिए सरकारें बहुत सारा साजिश से षड्यंत्र करती है जो आम जनता को मालूम ना हो। भारत में प्राइवेटाइजेशन का दौर कब से शुरू हुआ, बैकग्राउंड जानना जरूरी है। यहाँ पर जो सामाजिक व्यवस्था है 1950 में ही SC/ST को रिजर्वेशन का प्रावधान था, प्रतिनिधित्व का प्रावधान था। संविधान के तहत
उनको अधिकार दिया गया, लेकिन पिछड़े वर्ग को लगातार धोखेबाजी करते हुए कालेलकर कमीशन से लेकर मंडल कमीशन तक, और उसके बाद जब अधिकार देने की बात आई, रिजर्वेशन देने की बात आई, आरक्षण देने की बात आई, 16 नवंबर 1992, तो यहाँ के ब्राह्मणवादियों ने, यहाँ के मनुवादियों ने, यहाँ के विदेशी ब्राह्मणों ने सोचा कि अगर हम ओबीसी को, पिछड़े वर्ग के लोगों को अगर अधिकार देंगे, रिजर्वेशन देंगे, तो प्रशासन पर उनका नियंत्रण होगा, और विरोध करेंगे तो शासन हमारे हाथ से चला जाएगा। ऐसा उन लोगों ने पहले ही सोच लिया था। इसके लिए मंडल को कमंडल में उलझाया गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, देने से पहले 16 नवंबर 1992 पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने से पहले 1991 में प्राइवेटाइजेशन लागू हो गया, एलपीजी लागू हो गया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 91 से कांग्रेस की सरकार ने लागू किया। यह रिजर्वेशन समाप्त करने का कार्यक्रम था, आपका मौलिक अधिकार, आपका संवैधानिक अधिकार समाप्त करने का कार्यक्रम था। दो तरीके बनाए उन लोगों ने, एक तो क्रीमिलियर और दूसरा निजीकरण। जब निजीकरण लागू कर रहे थे, नई आर्थिक नीति, तब बड़े बड़े उसी समय भी भारत के अखबार ये कह रहे थे कि विदेशी कंपनियां भारत में आएगी और भारत में अरबों खरबों का इन्वेस्ट होगा और भारत का विकास हो जाएगा। तो भारत की आम जनता को लगा कि चलो भारत का विकास हो रहा है, देश का विकास हो रहा है, विदेशी कंपनियां इन्वेस्टमेंट करेगी तो क्या दिक्कत है। मतलब देश के विकास का सपना दिखाकर उन्होंने प्राइवेटाइजेशन लागू किया। और उन्होंने उस समय कहा कि जो संस्थाएं, गवर्नमेंट संस्थाएं घाटे में चल रही है, केवल उनका ही हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका ही प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। तो लोगों ने सोचा कि सरकारी संस्थाएं घाटे में चल रही है और वो अगर प्राइवेट हो जा रही है तो सरकार को क्या नुकसान है, कुछ ना कुछ तो फायदा ही होगा। इसके तहत मीडिया ने जन समर्थन हासिल किया। देश के विकास के नाम पर जन समर्थन हासिल किया और धीरे धीरे उन्होंने तरीका बनाया कि जो संस्थाएं प्रॉफिट करने वाली थी, उन संस्थाओं को भी उन्होंने प्राइवेट करना शुरू कर दिया, प्राइवेट कंपनियों को बेचना शुरू कर दिया। इसका मूल कारण ये था कि SC ST OBC का जो रिजर्वेशन है, अगर सरकारी अर्ध सरकारी संस्थाएं अगर प्राइवेट हो जाती है तो प्राइवेट कंपनियों में तो आपका रिजर्वेशन है नहीं, शून्य हो गया। अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, रिलायंस में आपका रिजर्वेशन नहीं है। आप कह नहीं सकते हो कि हमारे समाज का हिस्सा, मतलब प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है। तो हमारा मौलिक अधिकार रिजर्वेशन समाप्त हो रहा था प्राइवेटाइजेशन से। लेकिन सरकारों में बैठे हुए, न्यायतंत्र में बैठे हुए ब्राह्मणवादी और मनुवादी की जातिवादी लोग, उनको ये मालूम था कि आज नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट और न्यायतंत्र में भी ये मुद्दा उठेगा कि हमारा मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो वहां से भी आपका जजमेंट दिलवा दिया कि रिजर्वेशन आपका मौलिक अधिकार नहीं है।
ताकि उनको दिक्कत ना हो, प्राइवेट करने के लिए उनको दिक्कतें ना हो, पहले ही उन्होंने उसका रास्ता साफ किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया के देश जहां से विदेशी कंपनियां आती है, वहां के अधिकार वंचित लोगों को, वहां के गुलाम को 27% डाइवर्सिटी के तहत, डाइवर्सिटी एक्ट के तहत 27% रिजर्वेशन वो कंपनियां वहां दे रही है। वहां अगर वो कंपनियां दे रही है 27% रिजर्वेशन, तो उन प्राइवेट कंपनियों को भारत में देने में कोई दिक्कत तो थी नहीं। लेकिन सरकारों ने कोई उनके सामने कंडीशन नहीं रखा, क्योंकि ब्राह्मणवादी सरकार, मनुवादी लोग, विदेशी ब्राह्मण आपके मौलिक अधिकारों को समाप्त करना चाहते थे, इसीलिए किसी प्रकार का शर्त नहीं रखा। अगर एक आदमी को भी भारत से बाहर जाना है विदेश में, तो पासपोर्ट वीजा लगता है, और विदेश से भारत में आना है तो पासपोर्ट और वीजा लगता है, उसके बगैर नहीं आ सकते। तो क्या वो विदेशी कंपनियां अपने आप भारत में आ गई इन्वेस्ट करने सरकार के परमिशन के बगैर? लेकिन सरकार ने हमारी आने वाली पीढ़ियों का अधिकार जो समाप्त हो रहा है, हमारा प्रतिनिधित्व का, रिजर्वेशन का जो अधिकार समाप्त हो रहा था, कर रहे थे, उन प्राइवेट कंपनियों के सामने कोई कंडीशन नहीं रखा। लेकिन जैसे ही उनको शासक जाति के लोगों को लगा कि विदेशी कंपनियां भारत में आ रही है और उनका आधुनिक टेक्नोलॉजी होगी और अरबों खरबों का इन्वेस्ट होगा, तो हमारे यहाँ की लोकल कंपनियां जो ब्राह्मण बनियों की कंपनियां हैं, वो उनके सामने नहीं टिक पाएगी। तो शर्त रखा, विदेशी कंपनियों के सामने शर्त रखा कि भारत में आपको एक शर्त पर अनुमति देंगे, क्या आपको आना होगा। अगर आना चाहते हो तो लोकल कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन करना होगा, समझौता करना होगा। तो जापान की होंडा और भारत के लुधियाना में जो हीरो साइकिल बनती थी, दोनों का कोलैबोरेशन हुआ तो हीरो होंडा बन गई। साइकिल कंपनी का मालिक मोटरसाइकिल कंपनी का मालिक बन गया। यहां की बजाज और जापान की सुजुकी, बजाज सुजुकी बन गई। यहां की टाटा और वहां की सुमो, टाटा सुमो बन गई। अपनी नस्लों को बचाने के लिए उन्होंने प्रावधान किया, और हमारी नस्लों को बचाने के लिए, हमारे अधिकारों को बचाने के लिए किसी प्रकार का प्रावधान नहीं किया। क्यों? कि आपको अधिकार वंचित करना चाहते, जिनके पूर्वजों ने हजारों साल अधिकार वंचित किया, वो आपका मौलिक अधिकार समाप्त करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने तंत्र बनाया कि जितनी भी सरकारी डिपार्टमेंट है, सरकारी संस्था है, उनका प्राइवेटाइजेशन किया जाए। एक समय पीएनटी हुआ करता था, बाद में बीएसएनएल बना। पीएनटी का उस समय का रेवेन्यू था 75,000 करोड़, सालाना प्रॉफिट था। उसको प्राइवेट कर दिया, निगम में कन्वर्ट कर दिया। बहुत सारी कंपनियों को उन्होंने प्राइवेट में कन्वर्ट करने के पीछे कि वो शासक जाति के नियंत्रण में सारे साधन अपने नियंत्रण में करना चाहते, ताकि आपके समाज को महापुरुषों के द्वारा जो साधन उपलब्ध हुए, वो कहीं आप मूवमेंट और आंदोलन में न लगा दो, और कहीं उनके विरोध में आप क्रांति के लिए अपने समाज को तैयार ना करो। इसीलिए उन्होंने सारा तंत्र बनाया
और प्राइवेटाइजेशन में आपके बच्चों को लेना या न लेना, ये उनके मानसिकता पर नियंत्रण है, उनकी मानसिकता पर है। तो जब बच्चे बेरोजगार घूमेंगे तो माँ बाप बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं कि काय को पढ़ाने का, जब सर्विस मिलनी नहीं है, चल काम पर लग जा। ये आपको एजुकेशन से भी नेगेटिव बनाने का कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया। एजुकेशन से भी नेगेटिव बनाने का शुरू कर दिया उन्होंने। पहले बोलते थे पढ़ने का अधिकार नहीं है, अब उन्होंने नया तरीका बनाया। लोग खुद ही सोचने लगे बच्चों को पढ़ाने से क्या फायदा। दुश्मन हमेशा उद्देश्य में परिवर्तन नहीं करता, दावपेच में परिवर्तन करता है। तो उन्होंने सारे डिपार्टमेंटों को धीरे धीरे प्राइवेट करना शुरू कर दिया। कांग्रेस के विरोध में बड़े पैमाने पर प्रोपोगंडा कर बीजेपी आई, तो जो काम कांग्रेस कर रही थी वही बीजेपी कर रही है, नया तो कुछ कर नहीं रही है। और प्रॉफिट वाली कंपनियां, प्रॉफिट वाली सरकारी संस्थाएं बेच रहे हैं। LIC का 2018 का वित्तीय वर्ष में 48,000 करोड़ प्रॉफिट है। 48,000 करोड़ LIC का प्रॉफिट 2018 के वित्तीय वर्ष में। और उसके लिए बना दिया IPO, बना दिया इनिशियल पब्लिक IPO बना दिया। उसके लिए IPO का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफर, कि शेयर बाहर निकालेंगे और पब्लिक खरीदेगी, तो रिलायंस और टाटा वाले खरीदेंगे, मतलब LIC उनके नियंत्रण में जाना तय है। तरीके केवल बदल रहे हैं। पिछले साल जब पुलवामा में हमको उलझाया, 7 एयरपोर्ट बेचा गया। आप लखनऊ एयरपोर्ट का अगर इनकम देखेंगे, 1 साल का इनकम है, रेवेन्यू था 1,26,000 करोड़। 1,26,000 करोड़ लखनऊ एयरपोर्ट का प्रतिवर्ष रेवेन्यू। और बेचा कितने में अदानी को? केवल मात्र 47,000 करोड़ में। लगभग 80,000 करोड़ फ्री में सारा एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक के टैक्स के पैसे से बना, और 80,000 करोड़ रुपया फ्री में अदानी को दिया 50 साल तक। 50 साल तक फ्री में 7 एयरपोर्ट बेच दिए गए। 6 और एयरपोर्ट बेचने का घोषणा हो गई। एयर इंडिया को उसकी नीलामी करने की घोषणा हो गई। कोल माइंस को 18 जून 41 कोयला खदान बेचने का कार्यक्रम शुरू हो गया। रेलवे को बेचना शुरू हो गया। जो प्रॉफिट कमा रही है वो सारी संस्थाएं बेचना शुरू हो गया। रेलवे की पटरियां सरकार के पैसे बिछाई टैक्स से। प्लेटफॉर्म बनाए गए जनता के पैसे से, टैक्स से। रेल के डिब्बे बनाए गए जनता के टैक्स के पैसे से। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया जनता के पैसे से, टैक्स लगाकर। और आप कमाएंगे कौन? रिलायंस। कमाएंगे कौन? अदानी। तो ये सारा का सारा तंत्र उन लोगों ने बनाया। आपको अधिकार विहीन बनाने का तरीका उन्होंने बनाया। आपको मनुस्मृति के तहत संपत्ति विहीन बनाने का उन्होंने तरीका बनाया।
और आपका आरक्षण का अधिकार समाप्त कर दिया। ये सिलसिला कंटिन्यू चालू है, कांग्रेस उसका विरोध कर नहीं रही है। उसका फिर दूसरा तरीका उन्होंने बनाया, ये प्राइवेटाइजेशन के बाद दूसरा तरीका बनाया, उन्होंने बाद में एजुकेशन का निजीकरण करना शुरू कर दिया। पहले तो सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया, उसके बाद अर्ध सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया, आपके आरक्षण को समाप्त कर दिया, जीरो कर दिया। फिर उन्होंने सोचा कि एजुकेशन इनके पास होगा तो एजुकेशन की वजह से जागृति आती है, और जागृति की वजह से अधिकारों के प्रति लोग विद्रोह करते, विरोध करते हैं। तो 2007 में सुखदेव थोरात नाम के शेड्यूल कास्ट व्यक्ति को यूजीसी का चेयरमैन बनाया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का चेयरमैन बनाया, और उन्होंने सेल्फ फाइनेंस कॉन्सेप्ट लागू कर दिया। उनको कहा कि सरकारी ग्रांट यूनिवर्सिटी को नहीं दिया जाएगा। तो यूनिवर्सिटी चलाने वालों ने कहा हम चलाए कैसे? तो बोला आप ही बढ़ोतरी कर लो, 1000 गुना कर लो। जहां 10,000 भी थी वहां 10 लाख हो गई। मनमानी का तंत्र बना दिया। और जब सेल्फ फाइनेंस कॉलेज शुरू हो गई और लाखों रुपए की फी अगर वहां भरना पड़ता है, और जब आप 10-15 लाख रुपया वहां भरने को तैयार होते हैं, तो अगला सवाल आता है कि आप क्रीमिलियर में आते हो, आपके पास पैसा कहां से आया? अगर नहीं है तो रिजर्वेशन नहीं है, आपको एजुकेशन की सीटें खाली है। अगर आप भरते हो तो क्रीमिलियर में आते हो। मतलब एजुकेशन से वंचित रखने का कार्यक्रम उन्होंने शुरू कर दिया। प्राइवेट एजुकेशन समाप्त करने का कार्यक्रम उन्होंने ऑलरेडी चला कर रखा, आप सब जानते हैं। 8वीं तक बच्चे की परीक्षा ही नहीं लेने का, अपने आप ड्रॉप आउट। उन्होंने ब्राह्मणवादी शासक जाति के लोगों ने शिक्षा से वंचित करने का हजारों साल से उनका जो पूर्वजों का मानसिकता थी, वो आधुनिक तरीके से उन्होंने लागू कर दी। संपत्ति से अधिकार वंचित करने का तरीका था, उन्होंने आपका रिजर्वेशन से आपके पास इनकम आती थी, समाप्त कर दिया। दूसरा निजीकरण का दौर शुरू किया। फिर तीसरा उन्होंने शुरू किया, तीसरा उन्होंने निजीकरण का शुरू कर दिया। 2005 से ही एसीजेड का कॉन्सेप्ट लाया कि विदेशी कंपनियां भारत में आती है तो उसको सरकार जमीन उपलब्ध करवाएगी टोकन रेट पर, और यहां से लोगों की जमीन छीनकर भूमि अधिग्रहण के नाम पर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम पर एक कंपनी को कम से कम 12,000 एकड़ जमीन रखने का, मिनिमम 12,000, 10,000 से 12,000 एकड़ जमीन रख सकती है, और उसका केवल 10% ही 10% ही केवल वो उद्योग लगाएगी। 90% रियल एस्टेट का धंधा शुरू हो गया। और सपना दिखाया गया कि आपके एरिया में एसीजेड आएगा तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन आएगा, तो आपके एरिया में तो बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध हो जाएगा। तो लोगों ने सोचा चलो हमारे यहाँ कंपनी आ रही है, रोजगार उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन रियल एस्टेट में उन्होंने 90% जमीन का इन्वेस्ट किया और टोकन रेट की जमीन का अरबों खरबों रुपया कमाने का काम शुरू कर दिया। जमीनें छीनने का काम शुरू किया, एजुकेशन छीनने का काम शुरू किया।
नौकरियां छीनने का काम शुरू किया। ये 3 स्टेप चला लगातार और हर वक्त कहा कि देश के हित में। मीडिया ने बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडा किया कि देश के विकास के लिए हम काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर देश के विकास के लिए काम कर रहे थे तो 2014 में 52 लाख करोड़ का कर्जा भारत पर था, तो 82 लाख करोड़ का कर्जा कैसे हो गया? दो 2012 में 3,25,000 करोड़ ब्याज चुकता करते थे, अभी कम से कम 4,75,000 करोड़ का ब्याज चुकता कर रहे हैं। मतलब बजट का 25-30% तो ब्याज चुकता करने में जा रहा है। तो आप तो नई आर्थिक नीति के आधार पर भारत को आगे बढ़ाने का सपना बता रहे थे, भारत का मीडिया ही बता रहा था। वो वन साइडेड बता रहा था ब्रेन वॉशिंग के लिए। अगर भारत में आप विदेशी कंपनियों को अलाउ कर रहे हो तो विदेशी मीडिया को अलाउ क्यों नहीं कर रहे हो, अखबारों को? अगर भारत में आप विदेशी कंपनियों को अलाउ कर रहे हो तो विदेशी मीडिया को अलाउ क्यों नहीं कर रहे हो, अखबारों को? डर लगता है कि सच जनता के सामने ना आ जाए। जिन लोगों ने विदेश में पढ़ाई की, कानून की, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, अगर भारत की अदालतों में उनको प्रैक्टिस करने की छूट थी तो विदेशी सारे इंटरनेशनल एडवोकेटों को भारत की न्यायपालिका में छूट क्यों नहीं दी जाती प्रैक्टिस करने की? डर लगता है जुडिशरी का चेहरा दुनिया के सामने आ जाएगा। अब तीसरा तरीका उन्होंने बनाया है, PPP का चल रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कि सरकार और प्राइवेट कंपनियों का पार्टनरशिप होगा और विकास होगा। PPP के मॉडल पर भी हम लोगों को बेवकूफ बनाया गया मीडिया के द्वारा कि दोनों मिलकर, सरकार और प्राइवेट कंपनियां मिलकर जनता का विकास करेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत में 15 लाख सरकारी स्कूल है और अभी PPP के नाम पर सरकारी स्कूलों को प्राइवेट कंपनियों को दिया जाएगा। मतलब एक सरकारी स्कूल के पास कम से कम 2 एकड़ जमीन है, 2 से 3 एकड़ बच्चों को खेलने कूदने का, तो 15 लाख इंटू 3 एकड़ 45 लाख एकड़ जमीन। और अगर 1 एकड़ का अगर 1 करोड़ भी माना गया, 2 करोड़ माना गया, तो 90 लाख करोड़ रुपए की जमीन टोकन रेट में दिया जाएगा। और प्राइवेट कंपनी वाले बोलेंगे कि आपके पास पैसा है, बच्चे को पढ़ाओ, नहीं है तो क्यों पढ़ाते हो, जबरदस्ती है क्या? PPP का नमूना बता रहा हूं आपको। और 16 लाख सरकारी अस्पताल है, और सरकारी अस्पताल में आपको मालूम है बगैर ऑक्सीजन के कैसे बच्चे मरते हैं, आपको मालूम है इस चिमकी बुखार में बच्चे कैसे मरते हैं। वो 16 लाख सरकारी अस्पताल की जमीन भी प्राइवेट कंपनियों को देने का शुरू हो गया है। मतलब अरबों खरबों रुपए की जमीन प्राइवेट कंपनियों को देंगे और बोलते पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पब्लिक का कौन सा पार्टनरशिप है? जब आप रेल बेच रहे हो, रेलवे को यूनिट बेच रहे हो, तो रेल की जमीन अरबों खरबों की बेच रहे हो। LIC की संपत्ति 31 लाख करोड़ की है,
तो ये सारा का सारा जो कह रहे थे देश बिकने नहीं दूंगा, बेच रहे हैं। अरे जिस लाल किले से कहा, उस लाल किले का रेवेन्यू 18 करोड़ सालाना था, और गिरवी रखा डालमिया के पास कितने में? 5 करोड़ में। 13 करोड़ फ्री में सालाना, और कितने साल? 30 साल। मतलब सरकार को आप ठेके पर चलाना चाहते हो, और उन्हीं कंपनियों से आप अरबों खरबों डोनेशन लेते हो। 18 मार्च 2018 को बाकायदा पार्लियामेंट में कानून बनाया गया, जिन पॉलिटिकल पार्टियों ने विदेशी चंदा लिया है उनकी जांच पड़ताल नहीं होगी। भ्रष्टाचार के नाम पर भाषण करे, काले धन के नाम पर भाषण करे, और जो लिया, कितना लिया, कहां से लिया, कब लिया, उसकी जांच भी नहीं होगी। तो इसका मतलब आप सरकारी यूनिट एक कमीशन के भाव में बेच रहे हो। कमीशन का तरीका नया बन गया है, वो चुनावी फंड का तरीका हो गया है, और उसका ऑडिट नहीं, जांच भी नहीं। जनता के साथ विश्वासघात हो रहा है, और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम, ये भयानक परिणाम सामने आया। अगर आप देश का विकास करना चाहते, देश के हित में अगर बात करना चाहते थे, तो अभी एक्सपॉम का रिपोर्ट आया, 1% के पास भारत की 73% संपत्ति है। 1% के पास 73% संपत्ति है भारत की, और 99% के पास कितना है? केवल 27%। 1% के पास 73% देश की संपत्ति, और 99 देश के लोगों के पास केवल 27%। यह है निजीकरण का कमाल, यह है प्राइवेटाइजेशन का कमाल। जब उनका विकास हो रहा है, तो दूसरी साइड अगर देश का विकास हो रहा था, प्राइवेटाइजेशन से आप कह रहे थे देश के विकास के लिए हम कर रहे हैं, तो आज ग्लोबल इंडेक्स में भारत का भुखमरी में 117 में 102 नंबर पर आ गए। अरे श्रीलंका से नीचे आ गए, पाकिस्तान से नीचे आ गए, बांग्लादेश छोटा देश है, उससे भी भारत का नीचे स्थान आ गया। तो आप 1991 से भारत का विकास करने का नई आर्थिक नीति बनाया, और इसका परिणाम यह आ गया कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल खरीदने लायक भी नहीं छोड़ा। यह है आपकी नई आर्थिक नीति। 80 करोड़ लोगों को 5 रुपया किलो चावल गेहूं खरीदने लायक भी नहीं छोड़ा। 5 किलो का मतलब समझ रहे हैं? 5 किलो गेहूं का मतलब 100 रुपये की कीमत होती है 20 रुपये के हिसाब से, और महीने में 100 रुपया खर्च करने लायक भी नहीं छोड़ा। 20 रुपया किलो गेहूं, 5 किलो का कितना हुआ? 100 रुपया। मतलब महीने में आप 100 रुपये का गेहूं और चावल खरीदने लायक भी 80 करोड़ को नहीं छोड़ा, और उसको आप घोषणा कर अपनी पीठ थपथपा रहे हो। एक साइड अरबों खरबों की प्रॉपर्टी भारत की बेच रहे हो, और जनता के ऊपर उपकार कर रहे हो 5 रुपए किलो चावल का। ये परिस्थितियां इतना भयानक पैदा कर दिया उन लोगों ने कि आज प्रति सेकंड भारत पर, अभी जो 2014 में भारत पर कर्जा था 54 लाख हजार करोड़ का, और 2018 में 82 लाख करोड़ का, कौन सा नरेंद्र मोदी ने विकास किया?
5 साल में 30 लाख करोड़ का कर्जा बढ़ा दिया। मीडिया वाले छापेंगे नहीं, क्योंकि सारा मीडिया मैनेजमेंट का काम चल रहा है। सारी टीवी चैनल अंबानी की, बड़े बड़े उद्योग घराने की, छापने वाले है नहीं, बताने वाले नहीं है। तो ये जो लगातार इस देश में भयानक परिस्थितियां निजीकरण से पैदा हो गई, और उसके लिए क्या हुआ, किसान 91 से पहले आत्महत्या नहीं करता था, आत्महत्या कर रहा है किसान। हजारों किलोमीटर लोग पैदल चल रहे, किराए का पैसा नहीं। नई आर्थिक नीति बता रहे, और उसका भी अगर आपको उससे भी संतुष्टि नहीं हुई तो क्या कर दिया, इस लॉकडाउन में जो पूंजीपतियों का नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने के लिए आपने नया श्रम कानून बनाया। नया श्रम कानून बनाया। पुराने में 8 घंटे काम करना पड़ता था, नए में 12 घंटे काम करना पड़ेगा प्रतिदिन, मतलब 4 घंटे फ्री में डेली काम करना पड़ेगा, और 10 दिन में 40 घंटे, 20 दिन में 80 घंटे, 30 दिन में 120 घंटे। 120 का मतलब होता है 8 घंटे के हिसाब से 15 दिन, 15 8 120। महीने में 15 दिन मुफ्त में काम करना पड़ेगा आपको। जो तनख्वाह मिल रही है, जो आपको डेली वेजेस मिल रहा है, उसे 1.5 गुना आपको काम करना पड़ेगा, ताकि आपके पास समय नहीं बचना चाहिए समाज के लिए। समाज को जागृत करने का समय नहीं बचना चाहिए। बंधुआ मजदूरी करने का कार्यक्रम, बंधुआ मजदूर बनाने का कार्यक्रम चल रहा है। अगर महीने में 15 दिन फ्री काम करना पड़ेगा तो 12 महीने में 6 महीना आपको मुफ्त में काम करना पड़ेगा। मजदूरों का, गरीबों का खून चूसकर पूंजीपतियों की तिजोरी भरने का कार्यक्रम चल रहा है। डबल मार पड़ने वाली है। एक तो प्राइवेट सरकारी संस्थाओं का निजीकरण हो जाएगा, और निजीकरण में 12 घंटे काम करना पड़ेगा, मतलब संवैधानिक अधिकार आपका समाप्त हो गया। और उसके बाद बंधुआ मजदूर बनाने का कार्यक्रम भी चल रहा है। भयानक परिस्थितियां भारत में पैदा कर ली, और ये सारा डर उनको इसलिए नहीं लग रहा है, ईवीएम का कमाल हो गया। उनको मालूम था, उनको इस बात का मालूम था कि ये नई आर्थिक नीति 91 के बाद परिणाम ये आ जाएगा, 80 करोड़ भुखमरी के शिकार बन जाएंगे, 80 करोड़ बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जाएंगे, 7 करोड़ बेरोजगार बन जाएंगे, 29 करोड़ भुखमरी के शिकार बन जाएंगे। और तब विद्रोह हो गया तो, और इनका वोट ज्यादा होने की वजह से इनको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। तो इस नई आर्थिक नीति का परिणाम उन शासक जातियों को पहले मालूम था कि यह भारत में परिस्थिति जो हम कर रहे हैं, ऐसा परिस्थिति का निर्माण होगा, और उस समय उनको नियंत्रण करने के लिए क्या करना होगा, तो उनके वोट के अधिकार को समाप्त करने का, खारिज करने का कार्यक्रम बना लिया। इनडायरेक्टली समाप्त करने का कार्यक्रम बना लिया। और इसमें मैक्सिमम एससी एसटी ओबीसी जाति जनगणना के नाम पर अभी तक कुछ कोई बोल नहीं रहे। कांग्रेस ने भी नहीं किया, और मोदी तो नरेंद्र मोदी जी पिछड़े वर्ग के नाम पर वोट लिया, और बाद में हलफनामा भी दाखिल किया। अब नया ये 2021 में जनगणना का कार्यक्रम सरकार फिर धोखेबाजी कर रही है। नया तंत्र बनाकर डिजिटल होगी जनगणना, इसमें कागज पेन नहीं रखा जाएगा, और आंकड़े उपलब्ध करवाएंगे, और 2025 में बताएंगे, घोषणा करेंगे। मतलब 2024 में भी आप चुनाव लगाने वाले हो, और पिछड़े वर्ग को मालूम नहीं है इस बात का।
मुसलमानों को एनआरसी के नाम पर उलझा कर रखा, SC ST को क्रिमिलेयर के नाम पर अभी लॉकडाउन में उलझा कर रख दिया, आदिवासियों को अरबों खरबों की संपत्ति छीनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केस पड़ा है 11.5 लाख आदिवासियों को जमीन से बेदखल करने का। देश की संपत्ति लूटने का कार्यक्रम चल रहा है। इतना तो अंग्रेजों ने भी बर्बाद नहीं किया था भारत को। इतना भारत को बर्बाद करने के लिए शासक जाति के लोगों ने तरीका बनाया है और मीडिया इसके ऊपर बिल्कुल चुप है, क्योंकि मीडिया में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है। चैनल किसी SC ST OBC माइनॉरिटी की है नहीं और उसमें प्रतिनिधित्व नहीं है, और मीडिया ने हर बार डायवर्सन किया है, कभी पुलवामा के मैटर पर, कभी अभी चाइना का हुआ, 20 लोग मारे गए। अजीब तरीका है डिजिटल स्ट्राइक का। अगर पड़ोसी ने अगर मान लो आपके भाई को जमीन के लिए हत्या कर दी और आपकी जमीन छीन ली, आपके भाई की हत्या कर दी, जमीन छीन ली आपके पड़ोसी ने, और आपने कहा कि नहीं नहीं इस पड़ोसी को तो मैं अभी मेरे अकाउंट से, सोशल अकाउंट से ब्लॉक कर देता हूं, इसको बोलते डिजिटल स्ट्राइक। वो लड़ाई मैप की थी, ऐप पर आकर रुक गई। तो ये सारा ध्यान भटकाने का मीडिया का कार्यक्रम है। तो ये सारा का सारा लोकतंत्र को ही हाईजेक कर दिया है। सरकारें देश को ठेके पर चला रही है, कॉन्ट्रैक्ट पर चला रही है सरकारें। जब सरकारी संस्थाएं कॉन्ट्रैक्ट पर चल रही है तो इनडायरेक्टली सरकार कॉन्ट्रैक्ट पर चला रहे हैं। आप MP MLA के लिए आप उस सीट को एडॉप्ट कर देते हैं उद्योगपतियों को, और उद्योगपति उस सीट को एडॉप्ट कर लेते हैं कि यह सीट जितवाने की जिम्मेवारी मेरा और इन्वेस्ट मेरा रहेगा। और हवाई जहाज में आप प्रचार कर रहे हैं, अंबानी के हवाई जहाज में, टाटा बिरला के साधनों पर अरबों खरबों रुपए की जमीन टोकन रेट में। तो ये जो चल रहा है, भयानक परिस्थितियां भारत में पैदा हो गई है और वोट का अधिकार भी आपका समाप्त हो गया। ये नया मनुस्मृति भारत में लागू हो गया। हजारों साल से अंग्रेजों ने जो अधिकार दिया वो भी छीन लिया गया। अंग्रेजों ने अधिकार दिया था पढ़ने लिखने का, समाप्त हो रहा है। हायर एजुकेशन और प्राइवेट एजुकेशन, हायर एजुकेशन समाप्त हो रहा है और प्राइमरी एजुकेशन समाप्त हो रहा है। अंग्रेजों ने अधिकार दिया था जाति जनगणना करवाने का, बंद करवा दिया। अंग्रेजों ने अधिकार दिया था भूमि अधिग्रहण का, कि सरकार के प्रोजेक्ट के लिए आप जमीन ले सकते हो, प्राइवेट कंपनियों के लिए नहीं, छीनने का कार्यक्रम शुरू हो गया। अंग्रेजों के समय आरक्षण का अधिकार मिला, अब क्रीमिलेयर और प्राइवेटाइजेशन से समाप्त हो रहा है। अंग्रेजों के समय वोट का अधिकार मिला, समाप्त हो रहा है। अंग्रेजों के समय इक्वालिटी का अधिकार मिला, समानता का, वो भी समाप्त हो रहा है। भारत के लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया गया है और भारत का मीडिया बिल्कुल इस बात को बता नहीं रहा है, छुपा रहा है भारत का मीडिया। और इस मीडिया से, ये मीडिया जनता के साथ द्रोह कर रहा है, ये जनता के साथ विश्वासघात कर रहा है। ये SC ST OBC माइनॉरिटी के इश्यू को नॉन इश्यू कर देता है और नॉन इश्यू को नेशनल इश्यू बना देता है। और इस मीडिया के भरोसे पर आप अगर सोचोगे तो आपको बड़े बड़े सपने दिखाएंगे कि भारत विकसित हो रहा है, विकास हो रहा है भारत का। लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। ये 4 प्रकार के उन्होंने तरीके बनाए, प्राइवेटाइजेशन, SEZ, शिक्षा का एजुकेशन और प्राइवेट PPP, ये सारा का सारा सरकारी संपत्ति को बेचने का कार्यक्रम है। राष्ट्र की संपत्ति को प्राइवेट कंपनियों को बेचने का कार्यक्रम है।
मंदी में यहां बाबा रामदेव का प्रॉपर्टी बढ़ जाता है, जय शाह का प्रॉपर्टी बढ़ जाता है, नोटबंदी में हजारों गुना प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। तो ये सारा का तरीका, मैं खुलेआम कह रहा हूं कांग्रेस बीजेपी को, अगर हिम्मत है तो चुनाव में निजीकरण के ऊपर वोट मांगो। अगर चुनाव में एजुकेशन के नाम पर वोट मांगो, चुनाव में रोजगार के नाम पर वोट मांगो, चुनाव में आरक्षण के नाम पर वोट मांगो, चुनाव में किसानों की जो आत्महत्या आपकी वजह से हो रही है उसके नाम पर वोट मांगो, आदिवासियों के 5वीं 6ठी अनुसूची के नाम पर वोट मांगो, चुनाव में नोटबंदी के नाम पर वोट मांगो, चुनाव में जाति जनगणना के नाम पर वोट मांगो, चुनाव में SEZ के नाम पर वोट मांगो, चुनाव में भूमि अधिग्रहण के नाम पर वोट मांगो, चुनाव में क्रिमिलेयर के नाम पर वोट मांगो। नहीं बताएंगे, नहीं कहेंगे। और मीडिया भी सही बात लोगों तक नहीं पहुंचाने वाला। सही बात मीडिया बताने वाला भी नहीं है। महिला सुरक्षा के नाम पर निर्भया योजना के तहत 5,000 करोड़ का प्रावधान किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और कितना खर्च किया? केवल 40%, मतलब 2,000 करोड़। महिला सुरक्षा के नाम पर 2,000 करोड़ और गंगा की सफाई के नाम पर 20,000 करोड़। मीडिया नहीं बताने वाला इन बातों को। तो ये नई आर्थिक नीति, ये देश को बर्बाद करने की नीति है। इसीलिए करना क्या होगा? निजीकरण का सख्त विरोध करना होगा। और अगर हमारा मौलिक अधिकार समाप्त हो रहा है तो निजीकरण में भी हमारा आरक्षण होना चाहिए, ताकि सरकार के टैक्स के पैसे से बना हुआ है और संवैधानिक अधिकार हमारा समाप्त हो रहा है, तो निजीकरण में भी आरक्षण होना चाहिए। ये चुनावी एजेंडा होना चाहिए। जाति जनगणना चुनावी एजेंडा होना चाहिए। जिसकी जितनी संख्या उसका उतना हिस्सेदारी, और बजट में भी उसका उतना प्रावधान होना चाहिए। इन बातों पर मीडिया भारत का छापने वाला नहीं है। और हमारे बुद्धिजीवी लोगों को लगता है कि मीडिया में जो आ रहा है वही बातें सच है। मीडिया जो बता रहा है उतना ही उनको लग रहा है। मीडिया जो नहीं बता रहा है वो लोगों तक आवाज पहुंच ही नहीं रही है। तो लगातार 91 से लेकर 29 साल देश को लूटने का काम चल रहा है। 29 साल देश को लूटने का काम चल रहा है। 29 साल से आपकी जमीनें छीनने का काम चल रहा है। 29 साल से आपका एजुकेशन समाप्त करने का काम चल रहा है। 29 साल से आपको संवैधानिक अधिकार समाप्त करने की साजिश चल रही है। 29 साल से आपको खून चूसने का कार्यक्रम चल रहा है। और मीडिया बता रहा है देश के विकास के लिए सरकार नई योजना बना रही है, नई आर्थिक नीति बना रही है। ये धोखेबाजी के अलावा कुछ नहीं है, ये विश्वासघात के अलावा कुछ नहीं है। इसीलिए यही उम्मीद है कि निजीकरण का सख्ती से विरोध होना चाहिए। और पूरे भारत में लॉकडाउन की आड़ में सारा चल रहा है, सारे फैसले दिए जा रहे हैं लॉकडाउन की आड़ में, ताकि जनता सामूहिक रूप से संगठित और विद्रोह न कर पाए। जनता को सोशल डिस्टेंस के नाम पर आप लोगों ने एंगेज करके रखा हुआ है, और दूसरी साइड उनका सारा अधिकार समाप्त हो रहा है। कोरोना की आड़ में षड्यंत्र चल रहा है, देश को बेचने का काम चल रहा है। तो इससे SC ST OBC माइनॉरिटी को सतर्क होना चाहिए। निजीकरण में भी आरक्षण होना चाहिए। इसको मुहिम पूरे देश में चलाना होगा, और हम चलाएंगे। बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से चुनावी मुद्दा बनाएंगे और पूरे देश में इसके लिए आंदोलन करेंगे। आप इस आंदोलन में साथ सहयोग करोगे, इसी आशा और विश्वास के साथ मेरी बात समाप्त करता हूं।
आपने मेरी बात ध्यान से सुना तो एक आखिरी बात कहता हूं कि जिन लोगों ने आपका सब कुछ छीना है उनको सबक सिखाओ। जिन लोगों ने आपके सारे संवैधानिक अधिकार छीने हैं, मौलिक अधिकार छीने हैं, जिन लोगों ने, उनको चुनाव में लोगों को सतर्क करो और चुनाव में लोगों को जागृत करो, उन पार्टियों को, उन नीतियों को उजागर करो। और उनको डर क्यों नहीं है? क्योंकि ईवीएम, चुनाव आयोग ईवीएम के माध्यम से चुनाव करवा रहा है। अभी बिहार के चुनाव में हमने एक मुद्दा उठाया, कौन सा? कि एक ही बटन को बार बार हाथ लगाने से कोरोना गांव गांव तक पहुंचा देगा चुनाव आयोग, इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ। तो चुनाव आयोग आज के अखबार में कहा, 2 दिन पहले के अखबार में कहा, हम ईवीएम 3 लगा रहे, इसमें गड़बड़ी नहीं होगी। इसका मतलब इसके पहले होती थी, ये कहना चाहते हैं। चलो आपकी बात मानते हैं ईवीएम 3 में नहीं होगी, तो 100% वीवीपीएटी पर्चियों का मिलान करवा दो ना फिर। चलो आपके MP3 को भी देख लेते हैं, करवा दो मिलान। अब हमने जैसे ही मुद्दा उठाया कि ईवीएम पर बार बार हर आदमी का हाथ लगेगा तो कोरोना फैल जाएगा, तो आज के अखबार में चुनाव आयोग ने बताया कि हम लोग खादी उद्योग से हैंगलोज खरीदेंगे और लोगों को देंगे। अरे जितना हैंगलोज में खर्च कर रहे हो उससे कम खर्चे में बैलेट पेपर हो जाएगा। मुझे समझ में नहीं आता, बीजेपी तो ईवीएम से डर रही है, चुनाव आयोग क्यों डर रहा है? बीजेपी को डर लग रहा है जनता के बीच में जाने का, इसलिए वर्चुअल रैलियों का प्रोपेगेंडा चल रहा है, लेकिन चुनाव आयोग को डर क्यों लग रहा है? जितना आप हैंगलोज खरीदोगे उससे कम खर्चे में तो कागज बैलेट पेपर से चुनाव हो जाएगा, और बैलेट पेपर कागज से कोरोना नहीं फैलता। अखबार चल रहे हैं। चुनाव आयोग ईवीएम से चुनाव करवा रहा है, इसी वजह से उनका मनोबल बढ़ा हुआ है कि जनता में कितना भी विद्रोह हो, विरोध हो, हमें क्या फर्क पड़ेगा, हम तो वोट छीन लेंगे। ये तरीका चल रहा है। आखिरी बात कहकर मेरी बात समाप्त करता हूं। इन सारी बातों से अगर आप अपने संविधान को बचाना चाहते, मौलिक अधिकारों को बचाना चाहते हैं, आप आरक्षण को बचाना चाहते, अपने बच्चों के एजुकेशन को बचाना चाहते, रोजगार बचाना चाहते हैं, आप अपनी जमीनें बचाना चाहते, आप अपना नागरिकत्व बचाना चाहते हैं, आप अगर वोट के अधिकार को भी बचाना चाहते हैं, तो मीडिया पर भरोसा मत करो। मीडिया आपको गुमराह कर रहा है। आप खुद ही होकल मीडिया बन जाओ और SC ST OBC माइनॉरिटी में इन नीतियों को उजागर करो, और जिन्होंने आपको 29 साल से आपका सब कुछ छीना अवसर आया है, उनको चुनाव में उन पार्टियों की नीति उजागर कर उनको सबक सिखाने का काम करना चाहिए। आपने मेरी बात ध्यान से सुनाए, मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। जय मुनवासी।